हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसुलिन की, इंसुलिन सिंथेसिस, फंक्शन और रेगुलेशन की। तो देखिए इंसुलिन सिंथेसिस में क्या है, ये सबसे पहले इंसुलिन जो बनता है वो प्री प्रो इंसुलिन बनता है और ये बनता है बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज में। तो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे पहले प्री प्रो इंसुलिन बनता है और मैंने ये प्री प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर बना रखा है। इसमें आप देखिए ये सिग्नल सीक्वेंस है ये वाला, उसके बाद ये बीटा चैन है और ये सी पेप्टाइड है और ये अल्फा चैन है। और फिर उसके बाद क्या होता है, क्लीवेज ऑफ प्री सिग्नल। तो ये सिग्नल सीक्वेंस जो है सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस के जरिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही इसका क्लीवेज हो जाता है और जब इसका क्लीवेज हो जाएगा तो फिर जो स्ट्रक्चर बनेगा ये वाला बाकी वाला, इसको हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। और ये प्रो इंसुलिन देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। और फिर ये प्रो इंसुलिन स्टोर्ड इन सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, ये प्रो इंसुलिन सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में इकट्ठा होने से पहले ये गोल्जी अपरेटस में जाएगा क्योंकि वहीं पे पैकिंग होती है सारी। तो गोल्जी अपरेटस में क्या होता है, क्लेवेज ऑफ प्रो इंसुलिन। तो ये जो प्रो इंसुलिन है इसमें भी क्लेवेज होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सी पेप्टाइड है इसको अलग कर दिया जाता है और सी पेप्टाइड अलग हो जाएगा। और इसी गोल्जी अपरेटस में यहाँ पे देखिए डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है अल्फा और बीटा चैन के बीच में, और इंट्रा चैन डाइसल्फाइड बॉन्ड एक बनता है सिर्फ अल्फा चैन में। देखिए यहाँ पे जब क्लीवेज ऑफ प्रो इंसुलिन हो गया, ये प्रो इंसुलिन अलग हुआ तो क्या क्या चेंजेस आए। तो उसके बाद देखिए ये मेच्योर इंसुलिन बना, क्लीवेज हो गया तो ये सी पेप्टाइड अलग हो गया और बीटा और अल्फा चैन के बीच में दो डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गए और अल्फा चैन में ही वन इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड बना और इसी को हम बोल देते हैं मेच्योर इंसुलिन। और उसके बाद फिर क्या होता है, अब जब ये हो गया तो ये सारी सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स देखिए आप यहाँ पे दिखाया गया है। इन सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में ये इंसुलिन मेच्योर फॉर्म में जमा हो जाते हैं जिसमें मेच्योर इंसुलिन भी होगा और सी पेप्टाइड भी होगा। वही यहाँ पे दिखाया गया कि क्लीवेज ऑफ प्रो इंसुलिन अलग हो जाएगा। फिर एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड इक्वली, यानी अगर हमें हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होगा तो उसमें सी पेप्टाइड भी बराबर ही रिलीज होगा। और फिर उसके बाद बोथ इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड आर इंक्रीज इन एंडोजिनस इंसुलिन सिक्रीशन। अगर एंडोजिनस इंसुलिन सिक्रीशन हो रहा है तो इंसुलिन और सी पेप्टाइड बराबर ही सिक्रिएट होंगे। और जैसा कि देखने को मिलता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में या इंसुलिन सेक्रेटोग्यूजियस या इंसुलिनोमा में। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, इंसुलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और इंसुलिन का कंसंट्रेशन मेच्योर इंसुलिन के साथ साथ सी पेप्टाइड भी बढ़ जाएगा। वेयर्स एक्सोजिनस इंसुलिन लैक्स सी पेप्टाइड, अगर हम एक्सोजिनस इंसुलिन लेते हैं तो उसमें हम सिर्फ मेच्योर इंसुलिन लेते हैं, उसमें सी पेप्टाइड का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं वो इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया के साथ साथ इंसुलिन भी इंक्रीज होगा। और उसके बाद फिर फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन में देखिए क्या है, फंक्शन में दिया गया है कि बाइंड्स इंसुलिन रिसेप्टर। सबसे पहले ये इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड करता है। यहाँ पे देखिए ये इंसुलिन रिसेप्टर है तो यहाँ पे ये बाइंड करेगा जिसको हम कहते हैं टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। तो ये टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी यहाँ पे होगी, ये देखिए ये टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होगी। उसके बाद इंड्यूसिंग ग्लूकोज अपटेक कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टर। तो ये जब इससे बाइंड करेगा तो फिर देखिए इस पाथवे से ये ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज करेगा इनटू इंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यू। इंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यू में ये इंक्रीज करेगा, जैसे हमारा फैट सेल हो गया या स्केलेटल मसल्स हो गई, तो इन सब में ये ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज करेगा। यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म अभी हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद है एंड जीन ट्रांसक्रिप्शन, और जीन ट्रांसक्रिप्शन को भी ये बढ़ाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया जीन ट्रांसक्रिप्शन को। और फिर उसके बाद है एनाबॉलिक इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन जो कि एक एनाबॉलिक हार्मोन है, इसका इफेक्ट क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले दिखाया गया कि इंक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। स्केलेटल मसल्स और एडिपोज टिश्यू में ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को बढ़ा देगा या अपटेक को बढ़ा देगा। इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड स्टोरेज, तो ग्लाइकोजन के सिंथेसिस और स्टोरेज को भी ये बढ़ा देगा जो मोस्टली लीवर में होता है और स्केलेटल मसल्स में भी होता है। और ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस को भी ये बढ़ा देगा एडिपोज टिश्यू में। और सोडियम रिटेंशन को ये बढ़ा देगा किडनी के थ्रू। और प्रोटीन सिंथेसिस को भी ये बढ़ा देगा मसल्स में क्योंकि ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है। और ये सेलुलर अपटेक ऑफ पोटेशियम एंड अमाइनो एसिड, सेल्स के अंदर पोटेशियम और अमाइनो एसिड के अपटेक्स को ये बढ़ा देगा। और ये ग्लूकागॉन रिलीज को कम कर देगा क्योंकि ग्लूकागॉन रिलीज होगा तो इसका मतलब है कि ये कैटाबॉलिक कंडीशन आ गई, इसलिए ये इसको घटा देगा। लाइपोलिसिस इन एडिपोज टिश्यू, लाइपोलिसिस को भी ये कम कर देगा। और उसके बाद है अनलाइक ग्लूकोज इंसुलिन डज नॉट क्रॉस प्लासेंटा। तो ये बताया गया कि इंसुलिन जो है ये प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाएगा। और उसके बाद देखिए ये है इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। यहाँ पे कौन कौन से हैं इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, तो वो है
ग्लूट फोर जहाँ जहाँ होता है ये ग्लूट फोर इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, और ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये ग्लूट फोर का ही है। तो जो टिश्यू इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करते हैं उनमें ग्लूट फोर पाया जाता है, जैसे एडिपोज टिश्यू, स्ट्रेटेड मसल्स, और ये इंसुलिन के साथ साथ एक्सरसाइज से भी ग्लूट फोर का एक्सप्रेशन सेल सर्फेस पे बढ़ जाता है। और उसके बाद है इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर। इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर कौन कौन से हैं? तो देखिए ग्लूट 1, ये ग्लूट 1 पाया जाता है आरबीसीज में, ब्रेन में, कॉर्निया में और प्लासेंटा में, क्योंकि इनको हमेशा ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, इसलिए इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं। इसी तरीके से ग्लूट 2 है, ये देखिए बाई डायरेक्शनल होता है, 2 से यहाँ पे दिखाया गया है कि 2 वे या बाई डायरेक्शनल, और ये होता है बीटा आइलेट सेल्स पेनक्रियाज में, और लीवर में होता है, किडनी में, जीआईटी में। थिंक 2 वे स्ट्रीट। तो यहाँ ग्लूट 2 से यानी 2 वे स्ट्रीट या बाई डायरेक्शनल निमोनिक बताया गया। और ग्लूट 3 ये ब्रेन और प्लासेंटा में पाया जाता है। और ग्लूट 5 ये फ्रक्टोज ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये स्पर्मेटोसाइट्स और जीआई ट्रैक्ट्स में पाया जाएगा। और देखिए SGLT1, SGLT2 ये क्या है? सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर 1, सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर 2, ये पाया जाता है किडनी में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए ये सोडियम है और ग्लूकोज, तो ये दोनों आपस में ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो सोडियम कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा होती है, इधर कम होती है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज है, तो जब सोडियम इधर आएगा तो उसके साथ साथ ग्लूकोज भी इधर आ जाता है, तो इसके थ्रू भी ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन पीसीटी में देखने को मिलता है। और फिर बताया गया कि ब्रेन प्रिफर्स ग्लूकोज बट में यूज़ कीटोन बॉडीज़। ब्रेन जो है वो ग्लूकोज को प्रीफर करता है, लेकिन कीटोन बॉडी को भी ये यूज़ करता है स्टार्वेशन की कंडीशन में। और आरबीसी यूटिलाइज ओनली ग्लूकोज। आरबीसी जो होता है ये सिर्फ ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है, बिकॉज क्यों? क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, और जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, इसलिए सिर्फ ये ग्लूकोज को यूज करेगा, और ग्लूकोज में जो ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लाइकोलिसिस से जो एटीपी जनरेट होगी उसी को आरबीसी यूज करके अपना मेटाबॉलिक फंक्शन चलाता है। और फिर यहाँ देखिए एक निमोनिक दिया गया है कि इंसुलिन इंडिपेंडेंट टिश्यू कौन कौन से हैं, तो ब्रिक लिप्स ये बता दिया गया कि इसी से पता चल जाएगा। तो ब्रेन है, आरबीसी है, उसके बाद इंटेस्टाइन है, उसके बाद कॉर्निया है, किडनी, लीवर, आइलेट्स ऑफ बीटा सेल्स, प्लासेंटा और स्पर्मेटोसाइट्स। तो इन टिश्यू में इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक होता है। और अब देखिए रेगुलेशन की हम बात करें, देखिए रेगुलेशन, तो ग्लूकोज इज द मेजर रेगुलेटर ऑफ इंसुलिन रिलीज। तो इंसुलिन को जो रिलीज कराता है उसमें सबसे मेन फैक्टर होता है ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो रहा है तो इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट होगा। इंक्रीज इंसुलिन रिस्पॉन्स विद ओरल वर्सेज आईवी ग्लूकोज ड्यू टू इंक्रेटिन्स। यहाँ पे बताया गया कि इंसुलिन का जो रिस्पांस है ग्लूकोज के इनटेक के बाद, अगर इस इंसुलिन ज़्यादा किसी में सिक्रेट होगा तो वो ओरल में होगा, जबकि आईवी में ऐसा नहीं होगा। आईवी में भी सिक्रेट होगा लेकिन कम। क्यों? क्योंकि इनक्रेटिन्स, ये इनक्रेटिन्स जो है ये इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं, और ये इनक्रेटिन्स जैसे ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स 1, GLP-1 या ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड, तो ये सारी चीज़ें ये पेनक्रियाज से सिक्रेट होते हैं। और जब ग्लूकोज जीआईटी में आता है तो पेनक्रियाज से ये सिक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। विच आर रिलीज आफ्टर मील्स, क्योंकि ये मील्स के बाद रिलीज होंगे। क्यों? एंड इंक्रीज बीटा सेल सेंसिटिविटी टू ग्लूकोज, और बीटा सेल्स की सेंसिटिविटी को ग्लूकोज के लिए ये इंक्रीज कर देंगे, जिसके बाद इंसुलिन रिलीज होगा। फिर यहाँ पे दिया गया रिलीज डिक्रीज बाय A2 एंड इंक्रीज बाय B2, अल्फा 2 एंड बीटा 2। तो अल्फा 2 रिसेप्टर अगर वो करेंगे तो इंसुलिन का रिलीज कम हो जाएगा, और बीटा रिसेप्टर अगर काम करेंगे तो इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया 2 रेगुलेट्स इंसुलिन। तो जो दो है, चाहे अल्फा हो या बीटा हो, तो अल्फा कम करेगा और बीटा क्या करेगा? ज़्यादा है, अल्फा 2 बीटा 2। और फिर है ग्लूकोज इंटरसिन। अच्छा देखिए मैकेनिज्म कैसे है। सबसे पहले इंसुलिन जब सिक्रेट होगा तो क्या होगा? इंसुलिन बाइंड करेगा टायरोसिन काइनेज पे, ठीक है, और जब बाइंड कर देगा तो उसके बाद जीन ट्रांसक्रिप्शन होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंसुलिन बाइंड किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंसुलिन बाइंड किया सबसे पहले। इंसुलिन बाइंड करने के बाद देखिए ये रास और मैप काइनेस पाथवे को एक्टिवेट किया, सेल ग्रोथ, डीएनए सिंथेसिस और ये सब एक्टिवेट हुआ, और इधर देखिए ग्लूकागॉन लिपिड प्रोटीन सिंथेसिस ये सब स्टार्ट हो गई, और यही आके यहाँ पे जो है इस पे काम करेगा और इसको ये मूव कराएगा मेम्ब्रेन पे। तो ये सारे चैनल जब मेम्ब्रेन पे आएंगे तो यहाँ पे GLUT4 प्रेजेंट हो जाएगा। पहले GLUT4 कहाँ था? वेसिकल्स में था, अब ये वेसिकल्स यहाँ पे जाके इम्बीड हो जाएगी, और जिसकी वजह से ये तीनों यहाँ पे GLUT4 बन जाएंगे, जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार होंगे। और ग्लूकोज इंटर इनटू बीटा सेल्स। फिर अब ग्लूकोज जो है बीटा सेल्स के अंदर इंटर हो गया, देखिए यहाँ से एंटर हुआ, और फिर क्या है? इंक्रीज एटीपी जनरेटेड फ्रॉम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे देखिए ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुआ, जिसकी वजह से एटीपी अपॉन एटीपी का रेशियो बढ़ गया, यानी एटीपी का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब एटीपी का जब कंसंट्रेशन बढ़ गया, ये एटीपी जो है देखिए ये एटीपी ये क्लोज कर देगी पोटेशियम चैनल को,
तो ये पोटेशियम चैनल है, इसको ये एटीपी जाके यहाँ से ब्लॉक कर देगी। और जब ये ब्लॉक कर देगी तो क्या होगा, डिपोलराइज बीटा सेल्स मेम्ब्रेन। अब बीटा सेल्स की जो मेम्ब्रेन है, क्योंकि यहाँ पे थ्रेशोल्ड पे आसानी से पहुंच जाएगी, जब पोटेशियम इफ्लक्स नहीं होगा तो थ्रेशोल्ड पे आसानी से पहुंचेगी, जिसकी वजह से डिपोलराइज हो जाएगी। और जब डिपोलराइज होगी तो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा। और जब कैल्शियम चैनल ओपन होगा, यहाँ पे देखिए वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन, और कैल्शियम चैनल ओपन होने के बाद कैल्शियम इन्फ्लक्स हो जाएगा। और कैल्शियम इन्फ्लक्स जब होगा तो उसके बाद है कि अब ये कैल्शियम, ये जो सेक्रेटरी वेसिकल्स में इंसुलिन भरे हैं, इनको ये एक्सोसाइटोसिस के लिए स्टिमुलेट करेगा, और इनकी एक्सोसाइटोसिस होगी और यहाँ से फिर ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। तो ये इंसुलिन का रेगुलेशन है और सिक्रीशन कैसे है। और फिर ये इंसुलिन कहाँ जाएगा, इंसुलिन जाएगा इंसुलिन रिसेप्टर्स पे, यहाँ पे टायरोसिन से बाइंड करेगा, और फिर देखिए ये GLUT4 पे जाके यहाँ पे वेसिकल्स है, इस पे वर्क करेगा, और इसको यहाँ से यहाँ पे लेके चला जाएगा। और ये तीनों जो GLUT4 है ये यहाँ पे इम्बीड हो जाएंगे, जिसके ज़रिए ग्लूकोज का अपटेक सेल्स के अंदर बढ़ जाएगा।